एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। एंड इसके जो है 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी यहाँ पे कि जब लोग हैं वो विद्रोह पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, कि कई सारे लोगों ने जो है यहाँ पे विद्रोह किया था। तो इस चैप्टर का जो नेम है वो यही है, व्हेन पीपल रिबेल। राइट, तो हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में जो जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स थे, राइट, उसमें हमने ये देखा था कि 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह से हमारे भारत में आके जो है अपनी पावर को जो है कंसोलिडेट करते हैं। कई सारे रिफॉर्म्स वो यहाँ पे लेके आते हैं एंड अलग अलग एरियाज को जो है वो अपने कंट्रोल में करते हैं। फिर वहाँ पे कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है वो लाने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना हमारी इंडियन सोसाइटी के कई सारे जो ग्रुप्स थे उन्हें जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो उसमें जो है कोई एक सेक्शन नहीं था सोसाइटी का, बहुत सारे सेक्शन ऐसे थे जिन्हें यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे जो है ना इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले जो ये पार्ट 1 है, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो चैप्टर्स है ना थोड़े से इस बुक के वो थोड़े से लेंथी हैं। मैं जो है इसे डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड करके कवर कर रही हूँ। तो ये चैप्टर 5 जो है ना इसे भी मैं डिफरेंट पार्ट्स में ही कवर करूंगी। 3 या फिर 4 पार्ट्स जो है इसके बनेंगे ही इस चैप्टर के। ओके तो जो है ये फर्स्ट पार्ट जो रहेगा ना इस चैप्टर का, इसमें हम जो है देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है लोगों को, डिफरेंट ग्रुप्स को। एंड फिर उसके बाद में जो लोग हैं ना किस तरह से फिर विद्रोह पे आते हैं। तो इन्हीं विद्रोह जो जितने भी यहाँ पे हुए थे ना उनके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पे विद्रोह करते हैं, व्हेन पीपल रिबेल। ओके, एंड फिर जब वो विद्रोह करते हैं तो ब्रिटिशर्स जो है ना फिर वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं इस रिबेलियन को। तो वो चीजें जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज वाला जो पार्ट 1 रहेगा ना चैप्टर 5 का, इसमें हम जो है देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का पहले सामना करना पड़ता है डिफरेंट ग्रुप्स को। सो पॉलिसीज एंड दी पीपल, ऑब्वियसली ये जो पॉलिसीज यहाँ पे अपनाई जाती है ना ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनका जो है लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रीवियस चैप्टर्स में आपने जो है देखा ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कौन कौन सी पॉलिसीज यहाँ पे वो लेके आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की अगर हम बात करें, एंड उनका लोगों के ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है। तो किंग्स हो चाहे क्वींस हो, पीजेंट्स हो, लैंडलॉर्ड्स हो, ट्राइबल्स हो, सोल्जर्स हो, सभी जो है ना अफेक्ट हुए थे डिफरेंट तरीके से। जो है इन चीजों का, इन पॉलिसीज का जो है इन ग्रुप्स के ऊपर प्रभाव पड़ा था। एंड इवन आपने ये भी देखा था कि इन पॉलिसीज के सामने जो ये लोग हैं वो खड़े भी होते हैं, वो रिजिस्ट भी करते हैं इन पॉलिसीज को, एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स, राइट। तो एंड फिर वो क्या करते हैं कि कौन से ऐसे एक्शंस थे, राइट, जिनके खिलाफ वो यहाँ पे रिजिस्ट करते हैं, वो वाले पॉलिसीज जो कि उनके इंटरेस्ट को हार्म करते थे, इन लोगों के, इन ग्रुप्स के इंटरेस्ट को हार्म करते हैं, यहाँ कोई यहाँ पे हानि पहुंचाते हैं या फिर उनके सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाते हैं, उन पॉलिसीज के खिलाफ यहाँ पे जो है ये विद्रोह करते हैं। तो ऐसी पॉलिसीज यहाँ पे अपनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल के लोग होते हैं उन्हें तो प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना ही पड़ता है। इवन जो यहाँ पे नवाब्स होते हैं ना उनकी भी पावर यहाँ पे छीन ली जाती है। नवाब्स ऑल्सो लूज देयर पावर। सो सिंस मिड 18th सेंचुरी जो नवाब्स थे एंड जो राजास थे, ओके, Since mid 18th century, नवाब एंड राजास had seen their power erode। तो उन्हें ये पता चल गया था कि उनकी जो पावर है ना वो उनके हाथ से निकल रही है, उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो ऑनर है ना वो उससे लॉस कर रहे हैं। क्या हुआ था, ऐसी पॉलिसीज यहाँ पे अपनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके थ्रू क्या था कि ब्रिटिशर्स ने जो है ना अपने जो रेजिडेंट्स होते हैं वो इन राजाओं के कोर्ट्स में ही बिठा दिए थे। मीन अपने जो ब्रिटिशर्स है ना, राइट, ब्रिटिश पर्सन जो है जिन्हें रेजिडेंट्स वो बोलते थे, उन्होंने जो है इन राजास के कोर्ट्स में जो है बिठा दिए थे। जिसमें क्या आता था कि ये जो रेजिडेंट्स होते हैं ना वो फिर कोर्ट के हर एक डिसीजन में जो है ना अपना इंटरफेरेंस जो होता है ना वो यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रूलर्स की फ्रीडम होती है ना वो यहाँ पे कम हो जाती है। एंड उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस होती है ना इन राजाओं की, उन्हें डिसबैंड कर दिया जाता है। उनकी जगह पे ब्रिटिशर्स जो है अपनी फोर्सेस यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। एंड फिर धीरे धीरे इस तरह से इन पॉलिसीज के थ्रू उनके जो रेवेन्यूज होते हैं राजाओं के वो खत्म हो जाते हैं। उनकी जो टेरिटरीज थी उनके अंडर वो सारी ब्रिटिशर्स जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं,
राइट। तो ये प्रॉब्लम्स का यहाँ पे इवन जो नवाब्स है ना उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इवन कई रूलिंग फैमिलीज ऐसी थी, उन्होंने जो है ना कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की भी कोशिश की थी सो डैट कि उनके जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। ओके, रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से बिलोंग करती थी, तो वो ये चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो उनके अडॉप्टेड सन को उसका वारिस जो है ना, उनके किंगडम का वारिस जो है ना वो यहाँ पे मान ले, क्योंकि जो है ना उनकी हस्बैंड के डेथ के बाद में, राइट, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की डेथ के बाद में जो उनका अडॉप्टेड सन है ना उसे वो वारिस मान ले। बट यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ये रूल बना रखा था कि जब किसी राजा की डेथ हो जाती है ना तो उसका जो अपना खुद का सन है ना वही यहाँ पे हेयर बन सकता है, वही वारिस बन सकता है, जो अडॉप्टेड सन है ना वो वारिस नहीं बन सकते हैं। तो ये भी एक तरीका था उनके टाइटल्स को गेन करने का बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। तो दूसरी तरफ यहाँ पे एक और सिमिलर तरह का ही केस था। नाना साहिब जो कि ये भी एक अडॉप्टेड सन ही थे पेशवा बाजीराव टू के, तो वो फिर जो है ना उन्होंने भी प्लीड किया था इन ब्रिटिशर्स के सामने कि उनके पिता की जो पेंशन है ना वो मुझे दे दी जाए, मुझे लगाई जाए जब उनके पिता की डेथ यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना जो नवाब्स यहाँ पे हुआ करते थे, जो रूलर्स यहाँ पे हुआ करते थे, उन्हें भी जो है ना अपने प्रॉब्लम्स के लिए जो है इनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा था, राइट। उनके सामने जो है गिड़गिड़ाना ही हम बोल सकते हैं, उनके सामने प्लीड यहाँ पे करना पड़ रहा था, नेगोशिएट करना पड़ रहा था, क्योंकि जो कंपनी थी वो अपनी सुपीरियरिटी को लेके एंड अपनी मिलिट्री पावर को लेके जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। एंड फिर क्या करती है वो इन दोनों की ही जो प्लीज थी ना, जो भी इनके यहाँ पे इनकी रिक्वेस्ट थी उसे जो है ना वो नहीं मानती है, राइट, उसे जो है वो क्या कर देती है, उसे टर्न डाउन कर देती है। तो फिर इसी तरह से इनके एरियाज को भी जो ब्रिटिशर्स है वो एक तरह से छीन लेते हैं। फिर उसके बाद में जो है लास्ट टेरिटरी कौन सी थी, अवध ही थी। हमने पढ़ा था अपने 3rd चैप्टर में जो है जब हम बात कर रहे थे, तो अवध जो है वो लास्ट टेरिटरी थी जिसे यहाँ पे अनेक्स किया गया था। तो 1801 में सब्सिडरी अलायंस जो है वो अवध के ऊपर इम्पोज कर दिया गया था एंड 1856 में जो है इसे टोटली टेक ओवर कर दिया गया था, राइट। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या होती है इसके बारे में जो है मैं पहले अपनी प्रीवियस चैप्टर्स में जो है पढ़ा चुकी हूँ। क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ना उसके जो प्रीवियस चैप्टर है 2nd एंड 3rd चैप्टर जो है ना उसमें हमने जो है इन पॉलिसीज के बारे में डिटेल्ड वे में पढ़ा है। अगर आपको यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज को चेक कर सकते हो, राइट। सो फिर गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे तो वो ये डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पे जो टेरिटरी थी ना अवध की उसे मिस गवर्न किया जा रहा था, कि यहाँ के जो रूलर्स है वो अच्छे से इसे संभाल नहीं पा रहे थे। एंड फिर ब्रिटिश रूल जो है ना वो यहाँ पे जरूरी था अगर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस जगह पे लेके आनी है तो। एंड अब जो मुगल पावर थी, जो मुगल डायनेस्टी थी ब्रिटिशर से पहले, राइट, तो उससे भी जो है ना मुगल डायनेस्टी को भी ये खत्म करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो वो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले धीरे धीरे जो है ना मुगल डायनेस्टी का जो नाम होता है ना वो मिटाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने जो कॉइन्स थे ना मुगल्स के द्वारा जो मिंट किए गए थे उन कॉइन से जो है ना मुगल किंग्स के जो नेम होते हैं ना उसे हटा दिया गया था। फिर 1849 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे वो ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि बहादुर शाह जफर जो कि मुगल रूलर थे, राइट, तो उनकी बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद में जो उसकी फैमिली होगी ना, यहाँ पे मुगल्स की जो फैमिली होगी या फिर बहादुर शाह जफर की जो फैमिली होगी उसे जो है रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा एंड कोई और जगह यहाँ पे रहने के लिए दे दी जाएगी दिल्ली में। फिर 1856 में गवर्नर जनरल यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग आते हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं डैट बहादुर शाह जफर जो है ना वो लास्ट मुगल किंग होंगे यहाँ पे। एंड उनकी डेथ के बाद में उनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उनके जो वारिस है ना, किसी को भी यहाँ पे किंग के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। लास्ट किंग जो है वो बहादुर शाह जफर ही रहेंगे एंड जो उनके वारिस है, जो उनके हेयर्स है ना या फिर उनके जो डिसेंडेंट्स यहाँ पे होंगे उन्हें जस्ट क्या बोला जाएगा, उन्हें जो है ना यहाँ पे प्रिंसेस ही बोला जाएगा, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे इनके द्वारा की जाती है ना। एंड ये जो चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नर जनरल डलहौजी जो है इन्होंने क्या अनाउंस किया था रिगार्डिंग दी मुगल डायनेस्टी एंड गवर्नर जनरल कैनिंग ने जो है क्या अनाउंस किया था रिगार्डिंग दी मुगल डायनेस्टी, ये चीजें जो है ना आपको यहाँ पे याद रखनी है एंड नोट डाउन करनी है। ये पॉइंट्स जो होते हैं ना इन्हें यहाँ पे एक तरह से समझना, इन्हें याद करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी जो है ना वो एनसीईआरटी से इसी तरह के पॉइंट्स जो है ना वो यहाँ पे उठाती है, राइट।
उसके बाद में यहाँ पे पीजेंट्स थे या फिर जो सिपाही थे, राइट, उन्हें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो पीजेंट एंड जो जमींदार थे वो तो रिसेंट कर रहे थे क्योंकि हाई टैक्सेस उन्हें पे करने पड़ते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन के भी जो है बहुत ज्यादा रिजिड मेथड्स थे, जिसकी वजह से पीजेंट्स एंड जो जमींदार थे ना वो इनके खिलाफ हो चुके थे। एंड इवन इतने ज्यादा टैक्सेस हाई थे कि जो इन्हें लोन लेना पड़ता था मनी लैंडर से। तो जब ये लोन नहीं दे पाते थे मनी लैंडर को, फिर मनी लैंडर जो है इनकी लैंड्स को भी जो है वो फिर छीन लेते थे। तो ये प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ अगर सिपाहियों की बात करें, जो इंडियन सिपाहीज कंपनी की आर्मी में जिन्हें एम्प्लॉय किया गया था, उनके भी काफी सारे रीजंस थे डिसकंटेंट के। वो एक तरह से उन्हें पे बहुत कम दी जाती थी। जो ब्रिटिश ओरिजिन के लोग थे, राइट, उन्हें ज्यादा पे यहाँ पे दी जाती थी, अलाउंसेस थे या फिर जो कंडीशंस होती हैं सर्विसेज की, वो इंडियन सिपाहियों के लिए बहुत ज्यादा हार्श थी। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो है ना कुछ नए रूल्स जो है वो लगा दिए गए थे मोर ओवर, जिसकी वजह से जो है ना इनके रिलीजियस सेंसिबिलिटीज जो होती हैं या फिर जो इनके रिलीजियस बिलीफ होते हैं ना वो वायलेट हो रहे थे उन रूल्स की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडियन सिपाही थे ना उनके बीच में डिसकंटेंट आ चुका था। तो आपको ये तो पता ही होगा, उन समय में, पुराने समय में जो है ना ऐसा बोला जाता था कि अगर कोई पर्सन जो है ना अपने सी को क्रॉस करके जो है किसी दूसरी जगह पे जाता है, किसी दूसरी कंट्री में जाता है या फिर दूसरी लैंड पे जाता है ना, तो उसका जो रिलीजन एंड जो कास्ट है ना वो खत्म हो जाता है अगर सी को वो क्रॉस करके जाएगा, तो ऐसा माना जाता था पहले। तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पे 1824 में। जो सिपाही थे ना, इंडियन सिपाही जो थे, उन्हें बोला गया था कि आपको जो है ना बर्मा जाना है, वो भी सी राउट के थ्रू, सी को क्रॉस करके जो है जाना है एंड वहां पे कंपनी के लिए आपको लड़ना है क्योंकि बर्मा में इनका युद्ध चल रहा था। तो फिर जिसकी वजह से अब अगर सिपाही ऐसा करते तो वो बोलते कि हमारा जो रिलीजन है जो कास्ट है वो तो खत्म हो जाएगी। सो दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, तो वो जो है ना इस ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं। एंड ऑल्दो वो जो है लैंड राउट से जाने के लिए रेडी थे। ओके, वो बोलते कि हम सी राउट के थ्रू जो है यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम जो है लैंड राउट के थ्रू जो है जाने के लिए रेडी हैं। तो जिसकी वजह से उन्हें जो है काफी सिविली पनिश किया गया था। तो ये जो इशू है ना फिर जल्दी खत्म नहीं होता है। एंड फिर 1856 में कंपनी ने जो है ना एक नया लॉ जो है और पास कर दिया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी पर्सन यहाँ पे जिसकी भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कंपनी की आर्मी में होगी, उसे जो है ना ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना होगा पहले कि उसे जो है जब चाहे कंपनी जो है ना ओवरसीज सर्व करने के लिए भेज सकती है। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो पहले ही रख दी गई थी। सिपाही जो थे वो जो है एक तरह से दूसरी चीजें भी देख रहे थे कि कंट्री साइड में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो सिपाही थे ना इनके पीछे जो फैमिलीज थी वो पीजेंट्स ही थी, राइट। तो पीजेंट्स तो ऑलरेडी जो है एक तरह से इन ब्रिटिशर से काफी ज्यादा दुखी थे एंड उनकी जमीनें जो है हथिया ली जा रही थी इनके द्वारा। तो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग दिस बॉयज। तो इस तरह से जो पीजेंट्स का जो गुस्सा था ना वो जल्दी ही सिपाहियों के बीच में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इन सिपाहियों की जो फैमिलीज थी वो पीजेंट्स ही थी। तो ये इंटरकनेक्शन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही था। दूसरी तरफ यहाँ पे अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो और भी सोसाइटी को लेके भी जो है ना कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके थ्रू वो चाहते थे कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो थोड़ी सी एक तरह से इसे अच्छा बनाया जाए, इसमें जो गलत प्रैक्टिसेस है ना वो यहाँ पे खत्म की जाए। ब्रिटिश जो है वो ये बोलते हैं कि इंडिया की सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो जैसे वहां पे सती प्रथा थी, प्रैक्टिस थी यहाँ पे सती की, या फिर जो विडो की रीमैरिज जो है ना वो यहाँ पे अलाउ की जाए। तो इन चीजों के लिए जो है ना ब्रिटिशर्स नए लॉज जो है वो पास कर देते हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की जो एजुकेशन है ना उसे बहुत ज्यादा एक्टिवली जो है प्रमोट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड फिर 1830 में कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी जो है अलाउ कर दिया था कि वो फ्रीली यहाँ पे जो है ना अपना काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं एंड इवन जो है लैंड एंड प्रॉपर्टी को भी वो ओन कर सकते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे। तो फिर 1850 में इन्होंने एक और नया लॉ पास कर दिया था, जिसकी वजह से जो है अगर कोई पर्सन क्रिश्चियनिटी को में कन्वर्जन करना चाहता है तो उसे जो है इजी कर दिया गया था। एंड पहले ऐसा था कि अगर क्रिश्चियनिटी को किसी पर्सन ने अलाउ एक तरह से अडॉप्ट कर लिया, मीन क्रिश्चियनिटी की तरफ वो चला गया अपने धर्म को छोड़ के, तो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग जो है ना
उसका जो उनके सिस्टर की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हक नहीं रहता था। जैसे अगर कोई हिंदू पर्सन है, उसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, तो उसके जो पिता की प्रॉपर्टी है ना, उसे छोड़नी पड़ेगी, उसका कोई हक नहीं रहता था, पहले ऐसा था। बट 1850 में जो है ना, ये चीजें खत्म कर दी ब्रिटिशर्स ने, नया लॉ पास कर दिया था। ऐसा बोला था कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कर भी लेता है, तो उसकी जो इंसेस्टर की प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट कर सकता है। तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो फिर कन्वर्जन की तरफ यहाँ पे ज्यादा जाएंगे। एंड फिर इस वजह से कई सारे इंडियंस जो थे ना, वो फील कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है ना, वो उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके जो सोशल कस्टम्स है उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड उनका जो ट्रेडिशनल वे है ना लाइफ का, उसे डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर रहे हैं। ऑल्दो कुछ एजुकेटेड इंडियंस ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस है ना, जो कि गलत हैं, वो यहाँ पे चेंज हो जाए, राइट। कुछ यहाँ पे चाहते थे ऐसे इंडियंस कि जैसे कि विडो रीमैरिज को अलाउ किया जाए, सती प्रथा को यहाँ पे जो है खत्म किया जाए, इस तरह के प्रैक्टिसेस को वो यहाँ पे खत्म करना चाहते थे। बट ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज वाली बात थी, वो इन चीजों को यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहते थे, जो एजुकेटेड इंडियंस थे। ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा था, डिफरेंट सेक्शन जो थे हमारी सोसाइटी के। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो लोग हैं ना, वो किस तरह से विद्रो पे आते हैं, किस तरह से विद्रो करते हैं, राइट। वो चीजें हम अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 में, 5th चैप्टर के पार्ट 2 में। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।